हाँ, तो हमने पढ़ाया था कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन में हमने बताया था कार्नोट इंजन की वर्किंग। अब हम बताने जा रहे हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल डायग्राम यानी कि ग्राफ से बताएंगे। कार्नोट साइकिल ग्राफ होगा पी वी के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ होगा। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ होगा। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमने पढ़ाया था कार्नोट इंजन, जिसमें वर्किंग था कार्नोट इंजन का। अब पढ़ाने जा रहे हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में ये है कि हम कार्नोट साइकिल को पीवी ग्राफ से दिखाएंगे। ग्राफ में तो प्रेशर और वॉल्यूम की मदद से हम कार्नोट साइकिल को प्रूव क्या करेंगे, बताएंगे क्या जो वर्किंग थी उसी को हम इस पर दिखाएंगे। और कैसे दिखाएंगे दिखाते हैं। पॉइंट लेकर यहाँ ए से बी तक एक पॉइंट है, ए से बी तक एक ग्राफ बना जिसमें दिख रहा है कि प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ में ये बढ़ती हुई लाइन वॉल्यूम का इंक्रीजेस, और ये जो नीचे आया वो प्रेशर का घटना दिखा रहा है। तो पहले पॉइंट में हमारा प्रेशर क्या था, P1 V1, और प्रेशर P1 था, वॉल्यूम क्या था, V1। प्रेशर P1 था, वॉल्यूम क्या था, V1। और प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर उस समय हमारा क्या था, T1। टेम्परेचर T1 था। और जैसे ही यहाँ से यहाँ तक आए तो हमारा चेंज हुआ, प्रेशर P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। प्रेशर P1 से P2, वॉल्यूम V1 से V2, और टेम्परेचर वही का वही रहा। टेम्परेचर कैसा रहा, T1 ही रहा। फिर से हमारा अब ये चीज जो हो रहा, T1 जिसमें कांस्टेंट होता है, T1 किसमें कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो ये AB क्या दिखा रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमें दिखा रहा आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर हम इसको क्या करेंगे, अब जाएगा हमारा ग्राफ फिर से, तो फिर से हम दिखाते हैं। तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, दिखा रहा है ना ये, अभी देखिए प्रेशर पहले डिक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, प्रेशर का इंक्रीजेस ऊपर और नीचे दिखाएगा, तो प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है नीचे आकर, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर से बढ़ने लग रहा है। यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज, लेकिन वॉल्यूम डायरेक्टली बढ़ रहा है। यहाँ पर प्रेशर डायरेक्टली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम का इंक्रीज और डिक्रीज में चल रहा है। ये पॉइंट्स है सी, ये पॉइंट्स कौन सा है, सी। अब यहाँ P2 प्रेशर है, वॉल्यूम V2 है। यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर का चेंजमेंट हुआ P3 और V3, और टेम्परेचर क्या हुआ, वो भी चेंज हुआ। ये प्रोसेस हुआ अचानक से हुआ, ये प्रोसेस अचानक से हुआ। और ये कहाँ से आ रहा है, कार्नोट से। जब वो हीट लेता है, और हीट जब लेता है, मतलब जब वर्किंग सब्सटेंस, तब ये प्रक्रिया होता है। जैसे उसमें आइसोथर्मल दिखा रहे थे, वही चीज अब यहाँ पर दिखा रहे हैं। फिर क्या है, ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, अचानक होने वाला प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे कि फिर से हमारा हीट, अब की बात, हीट कितना लिया इसने, हीट Q1 लिया। अब ये हीट कितना दे रिजेक्ट कर रहा है, Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है, Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है। हमारा इंजन जो भी है, हमारा इंजन कह रहे हैं, हमारा सोर्स जो भी है, सोर्स ने जब टेम्परेचर Q1 हीट दिया, फिर उसके बाद Q1 हीट लेकर वर्किंग सब्सटेंस ने वर्क किया। वर्क करने के बाद फिर से अचानक प्रोसेस हुआ, ये वाला एडियाबेटिक प्रोसेस। फिर से Q2 हीट इसने रिजेक्ट की। रिजेक्ट करने के बाद फिर से हमारा क्या हुआ, ये प्रोसेस रिएक्ट जब किया तो P3 से P4 हो गया, V3 से V4, टेम्परेचर वही रहा। ये प्रोसेस फिर से क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल। और ये फिर से इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इसका इनिशियल पोजीशन क्या कहलाएगा, इनिशियल पोजीशन में अचानक पहुंचा है, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर चेंज हो गया है, तो फिर से एडियाबेटिक।
तो कार्नोट साइकिल की वर्किंग हम किससे दिखा सकते हैं? वर्किंग ऑफ कार्नोट नहीं, कार्नोट इंजन की वर्किंग हम किससे दिखा सकते हैं? कार्नोट साइकिल से। कार्नोट इंजन की वर्किंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कार्नोट इंजन के वर्किंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्नोट साइकिल। ये है कार्नोट साइकिल, इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। साइकिल की तरीके है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पहुंच गया, तो इसको साइकिल बोलते हैं। तो वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन कैन एक्सप्लेन्ड बाय, फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन, वर्किंग ऑफ कार्नोट, ये डी वाला पॉइंट है, कार्नोट इंजन कैन explained by Carnot cycle, can explain by Carnot cycle। यानी हम कार्नोट इंजन के वर्किंग को हम किससे दिखा सकते हैं? वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन कैन एक्सप्लेन्ड बाय कार्नोट साइकिल, यानी कार्नोट इंजन के वर्किंग को हम दिखा सकते हैं कार्नोट साइकिल के द्वारा। और कार्नोट साइकिल के द्वारा, कार्नोट साइकिल है क्या? ABCDA, तो वो नाम भी दे दे, ABCDA। फिर इसके बाद साइकिल, हमारी साइकिल इसके अंदर ही सब कुछ है, ये तो हमने बता दिया। अब साइकिल के अंदर क्या है, कितनी क्या क्या कंसिस्ट करता है? 2 आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिस्ट करता है और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। तो कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, कार्नोट cycle consist of two isothermal process. Carnot cycle consists of two isothermal process and two adiabatic process. Adiabatic process, इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू आइसोथर्मल प्रोसेस। अ साइकिल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू आइसोथर्मल प्रोसेस एंड टू एडियाबैटिक प्रोसेस इज नोन एज कार्नोट साइकिल। लेकिन हमने क्या लिख दिया? कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू आइसोथर्मल प्रोसेस एंड टू एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ साइकिल, एक साइकिल जो कंसिस्ट करती है, रखती है, अपने पास रखती है टू आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी दो समतापीय प्रक्रम और दो रुद्धोष्म प्रक्रम, उसे क्या कहते हैं? कार्नोट साइकिल कहते हैं। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी? जितनी इंजन की होती थी उतनी ही इसकी भी होगी। इसकी इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी लिखें या नीटा लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, W इज इक्वल टू Q1। W का मान सबको पता था क्या होता था? W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q2 क्या होता था? रिजेक्टेड हीट। Q1 क्या होता था? एब्जॉर्ब वाला हीट, वर्किंग सब्सटेंस ऑब्जर्व करता था और Q2 हीट रिजेक्ट कर देता था। और यहाँ पर आता क्या था? जो मान होता था, जब W बराबर Q1 माइनस Q2 है तो इसकी जगह ये रख देते हैं, पुट करें तो Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 इसको दे दें, Q1 इसको दे दें, तो हो गया Q1 कैंसिल, 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। ये हो गया एफिशिएंसी। अगर हम बात करें आइडियल गैस से, आइडियल गैस क्या है? आइडियल गैस में सब बराबर होता है, जितनी टेम्परेचर उतनी हीट, जितनी हीट उतनी टेम्परेचर। तो अगर आइडियल गैस की बात करें तो फोर्थ, फॉर आइडियल गैस के लिए बात करें तो हमारा क्या होगा? T1 T2 और Q1 Q2 में रिलेशन, आइडियल गैस स्केल T1 एंड T2, इसके बारे में बात करें तो क्या होगा? Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। इसमें एक रिलेशन आता है, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। जितनी हीट उतनी टेम्परेचर, जितनी मतलब हीट अपॉन हीट, दोनों हीट का रेशियो दोनों टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। जो इसमें T1 T2 है, Q1 Q2 बराबर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस मतलब आदर्श गैस के लिए, ये इसी के लिए सिर्फ बराबर हो सकता है।
तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं ना, Q2 अपन Q1 को क्या लिख सकते हैं, अगर इसको इनवर्स करेंगे तो ये भी बदल जाएगा T2 अपन T1, तो यहाँ पर रख सकते हैं, तो नीटा T के टर्म में भी आ जाएगा 1 माइनस T2 अपन में T1। अब परसेंटेज में निकालना चाहेंगे तो नीटा परसेंटेज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपन T1 गुणे 100, तो ये तो हो जाएगा परसेंट में। इसको प्रूव कराने वाले हैं 1 माइनस T2 अपन T1 को, इसको हम प्रूव करेंगे, थोड़ा इजी है तो प्रूव करा देते हैं, रफ करते हैं। आगे प्रूव करने में कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेगी, कुछ फॉर्मूले को, और कुछ फॉर्मूले को नहीं भी याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे इसको प्रूव करने के लिए। अब क्या याद करना पड़ेगा वो देख लीजिए। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हमें पता था वर्क डन इन आइसो, जो दो आइसोथर्मल निकाला है, जो दो आइडियाबैटिक निकाला, उसका पहले वर्क डन निकालें, और वर्क डन पता ही है क्या होता है। अभी हम साइकिल बना दे रहे हैं ऐसे ही जनरली, क्योंकि काम आने वाला है, कि यहाँ पर था क्या था, P1 V1 T1, P2 V2 T2, और यहाँ पे हीट कितनी थी Q1, यहाँ Q2, ऐसे चल रहा था। यहाँ क्या था, P3 V3 T1, T1 था या नहीं, यहाँ T1 था, यहाँ T2 था, ये है P4 V4, और यहाँ पर था T2, यही था ना, ऐसा चल रहा था। ये सिर्फ कार्नोट, इसको ऐसे रखा है दिखाने के लिए, अभी इसका यूज है ना, यहाँ पर क्या यूज है अभी दिखाते हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट ये हो जाएगा, इन आइसोथर्मल वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, पहले वाले के लिए हम निकाले, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू RT log V फाइनल अपॉन में V इनिशियल, यही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। कौन सा, यही फॉर्मूला यूज करेंगे सिर्फ इन दोनों के बीच में, A B C D, यहाँ पर फर्स्ट ना लिखकर वर्क डन इन ए बी आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी, ये भी लिख सकते हैं। ए बी लिखेंगे तो ए बी की जगह वी फाइनल का मतलब V2, यहाँ पर वी फाइनल क्या है, V2 है, और वी इनिशियल क्या है, V1 है, तो यहाँ W इज इक्वल टू RT log V2 अपॉन में V1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें निकालना है एडियाबेटिक के लिए, फिफ्थ पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट या तो दूसरे वाले आइसोथर्मल के लिए निकाल लो, ये W1 हो गया, क्या हो गया, ये W1 दूसरे वाले के लिए निकाल लो, या फिर दूसरे वाले के लिए एडियाबेटिक लाइन से ही निकालते हैं, तो एडियाबेटिक के निकालेंगे, एडियाबेटिक मतलब BC, BC के लिए वर्क डन निकालें, वर्क डन BC वाले के लिए वर्क डन निकालें, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में कौन सा वर्क डन होता था, एडियाबेटिक प्रोसेस याद करिए कौन सा वर्क डन होता था, W इज इक्वल टू R T इनिशियल माइनस T फाइनल अपॉन में गामा माइनस 1, T इनिशियल अपॉन में T फाइनल गामा माइनस 1, तो W इज इक्वल टू T इनिशियल, R भी रहता था, T इनिशियल माइनस T फाइनल R अपॉन में गामा माइनस 1, अपॉन में गामा माइनस 1, ये होता था फॉर्मूला। यहाँ पर T इनिशियल क्या है T1, और T फाइनल क्या है T2, T इनिशियल क्या है यहाँ पर BC के लिए निकाले T1 T2, तो W इज इक्वल टू R T1 माइनस T2 और गामा माइनस 1, ये हो गया W1 निकल गया, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। सेवेंथ पॉइंट ये है कि अब फिर से आइसोथर्मल के लिए निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली सी कौन सा है, CD के लिए निकाल रहे हैं वर्क डन, CD के लिए वर्क डन निकालना है, तो CD के लिए वर्क डन कौन सा आएगा, W3 क्या है यहाँ पर RT log V फाइनल, V इनिशियल होता है, तो V फाइनल क्या यहाँ पर होगा V4, और V इनिशियल क्या होगा V3, तो W इज इक्वल टू RT log V फाइनल हो गया V4, V इनिशियल हो गया V3, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब फिर से एडियाबेटिक के लिए
8 पॉइंट एडियाबेटिक में मतलब डीए के लिए वर्क डन निकालें तो W4 इज इक्वल टू, और सबके वर्क डन को टोटल वर्क डन निकाल कर सबके वर्क डन को जोड़ेंगे। टोटल क्या है ये डीए में फॉर्मूला क्या भी होता है, W इज इक्वल एडियाबेटिक है W आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, इनिशियल क्या है T2, फाइनल क्या है, तो W इज इक्वल टू आर टी इनिशियल T2 माइनस T1 अपॉन में गामा माइनस 1। ये हो गया हमारे चार इक्वेशन, ये हो गया हमारे चार इक्वेशन। इन चारों को जोड़ना है, इन चारों को क्या करना है, जोड़ना है टोटल वर्क डन के लिए। टोटल वर्क डन के लिए हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। कितने मिनट की हो गए, 15। तो सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने का मतलब है सारे वर्क डन को जोड़ेंगे टोटल वर्क डन निकालने के लिए। W इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल वर्क डन लिख दे 9th पॉइंट में, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन लिख दे। टोटल वर्क डन लिखने के बाद यहाँ पर हम सबको जोड़ दें। W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ये जोड़ना है, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम डायरेक्टली जोड़ रहे हैं, आप दिखा देते हैं डायरेक्टली कैसे जोड़ रहे हैं। ये W1 है R2 log V2 माइनस V2 अपॉन V1, डायरेक्टली जोड़ने का मतलब हम दिखा दे रहे हैं कैसे जोड़ रहे हैं। W1 इक्वल्स टू RT log V2 अपॉन V1, और यहाँ पर दिया है W2 इज इक्वल टू RT1 माइनस T2 गामा माइनस 1, यहाँ दिया W3 इज इक्वल टू RT log V4 अपॉन V3। ये दोनों तो कैंसिल हो नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ V2 अपॉन V1 है, V4 अपॉन V3 है, बट ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। कैसे कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि इनमें सब चीज तो सेम है, बस यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है और T1 माइनस T2 करना है। माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस जब कॉमन लेंगे तो T1 वाला प्लस हो जाएगा और माइनस T2 हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी W1 और W4 क्या हुआ, W2 और W4 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यानी हमारा क्या बचा, सिर्फ W1 और W3। W1 W3 का बचने का मतलब होता है कि W1 क्या है, RT log V2 अपॉन में V1 प्लस RT log V4 अपॉन में V3, ये हमारा बच गया, सिर्फ ये हमारा बचा है। ये बचा है तो इसमें अभी इसमें भी कुछ ना कुछ काम होगा, तो हमें रिलेशन निकालेंगे V2 V1 V4 V3, इसमें रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन को निकालने का मतलब ये है कि इसको प्रूव नहीं करेंगे, रिलेशन को सिर्फ निकालेंगे। यहाँ से इसका काम अब खत्म हो गया, रिलेशन निकाल दें, फिर फॉर्मूले में रखना है बस। रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन ये आएगा, किसमें निकाले, V1 V2 V3 V4 में रिलेशन, रिलेशन निकाल लें, रिलेशन बिटवीन V1 V2 V3 V4, इन चारों में हमें रिलेशन निकालना है। इसका रिलेशन बस याद रखना है, V4 अपॉन में V3 V4 अपॉन में V3 V4 अपॉन में V3 V1 अपॉन में V2, ये होता है रिलेशन इसका, ये होता है रिलेशन। अब रिलेशन को इसके अंदर पुटअप करना है। पुटअप करने के लिए पहले क्या करेंगे, V4 अपॉन V3 करेंगे, मतलब V3 अपॉन V4 करेंगे, मतलब V4 को नीचे लाएंगे। नीचे लाने का मतलब 1 अपॉन में, ऐसे तो लिख सकते हैं V4 अपॉन में V3 अपॉन में V4 लिख सकते हैं ना, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके, चाहे इसको लिख लीजिए चाहे इसको लिख लीजिए, दोनों में से कुछ इसको लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, V1 अपॉन में V2 आ जाएगा, V1 अपॉन में V2, इसकी जगह पर आ जाएगा V1 अपॉन में V2, यही तो आएगा, गड़बड़ तो नहीं हो रही। नहीं, इसको लिखने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे हम डायरेक्टली रख सकते हैं ना V1 अपॉन में V2, इसको क्यों चेंज करेंगे, ये तो दिख ही रहा पूरा पूरा, इसको चेंज करना भले चेंज करेंगे लेकिन इसको नहीं दिखेंगे। तो RT log V2 अपॉन में V1 प्लस RT log V1 अपॉन में V2,
RT log V1 अपॉन में V2। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको लाएंगे नीचे, फिर इसको चेंज करेंगे V2 अपॉन V1 करके। अब देखते कैसे चेंज करते हैं। RT log V2 अपॉन में V1 प्लस RT log V1 अपॉन V2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन में V2 अपॉन में V1, ये लिख सकते हैं ना, ये तो लिख सकते हैं, ये तो दिख ही रहा होगा सबको। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। इसका टेम्परेचर तो हमने लिखा नहीं। एक चीज गड़बड़ हो गई। कार्नोट साइकिल से आइसोथर्मल के लिए जो भी निकाला था, पहले यहाँ पर T1 था, यहाँ पर T1 था, T2 था, यहाँ पर T2 था, ये आइसोथर्मल का था। तो पहले वाले में T1 होगा टेम्परेचर, दूसरे वाले में T2 होगा, यानी यहाँ T1 यहाँ T2, यहाँ T1 यहाँ T2, ये रखना भूल गए। प्रूविंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। T1 ये T2 है। अब देख लीजिएगा वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन RT1 होना चाहिए log V1 V2 अपन में V1, RT2 log V1 अपन में V2। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर कार्नोट साइकिल से, यहाँ पर आइसोथर्मल में प्रोसेस में टेम्परेचर सेम था, यहाँ पर भी सेम था, लेकिन यहाँ पर पहले वर्क डन में रखना था T1, दूसरे वाले में T2, नहीं तो ये पूरी कैंसिल होकर 0 दे देगा ना, तो कैंसिल तो होगा नहीं। RT1 log V2 अपन में V1 प्लस RT2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log V2 अपन V1 इनवर्स W इज इक्वल टू RT1 log V2 अपन V1 माइनस RT2 log V2 अपन में V1। ये सब तो सेम आ गया। अब आगे रफ करते हैं। ये सिर्फ W वर्क डन का फॉर्मूला आया है, वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देख लीजिएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा माइंड इधर उधर चल रहा है मेरा। अब ईटा इज इक्वल टू W अपन में Q1 लगाना है। ईटा इज इक्वल टू W अपन में Q1, ईटा इज इक्वल टू W अपन में Q1। यहाँ पर Q1 क्या होगा, जो इसका ये आया था हमारा Q2, Q1 क्या होगा, जो पहला वर्क डन आया था इसके लिए T1 इज इक्वल टू log V2 अपन में V1, यही क्या होगा हमारा पहला वर्क डन, यही क्या होगा हमारा पहला Q1, क्योंकि इसी का तो निकाला है, ये कार्नोट साइकिल का हीट ही तो निकाला, मतलब जो हमारा कार्नोट साइकिल का हमने जो वर्क डन निकाला वही हीट के बराबर होगा, जितनी हीट देते हैं उतने ही तो वर्क डन होता है, मतलब आइडियल गैस के लिए। तो ये चीज, यही वर्क डन हमारा क्या कहलाएगा, Q1 कहलाएगा, और T2 के लिए ये वर्क डन Q2 कहलाएगा, यही Q1 होगा, और वो जो V3 अपन V4 किया था वो क्या होगा, Q2 होगा। तो Q1 का मान भी पता चल गया है, Q2 का मान भी पता चल गया, Q1 का मान यही होगा, ठीक। Q1 का मान यही क्यों होगा, क्योंकि हमारा वर्क डन क्या आया था, RT1 log V2 अपन में V1, और यही Q1 होगा। अगर Q2 की बात करें तो RT2 log V3 V4 अपन में V3, ये होगा। कितने मिनट की हो गए, फिर जल्दी से प्रूव करा देते हैं, बस काम खत्म। और इसके बाद फॉर्मूला को हम पुट कर देते हैं, वहां पर फॉर्मूला को क्या करते हैं, पुट करते हैं। W इज इक्वल टू पुटअप करते हैं, नीटा इज इक्वल टू ए W अपन में Q1, नीटा इज इक्वल टू W का मान रखते हैं, W का मान और भी निकाल सकते हैं, इसको कैसे निकालें, R log V2 अपन में V1 कॉमन ले लेते हैं, R log V2 अपन में V1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा T1 माइनस T2, सिर्फ ये बचेगा। और Q1 का मान होता है R T1 log V2 अपन में V1, जिससे R log 1 V2 अपन V1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, T1 माइनस T2 अपन में T1, तो नीटा इज इक्वल टू T, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपन में T1। ये हो गया हमारा प्रूफ। एफिशिएंसी ज़्यादा मिनट की हो गई है, थोड़ा गड़बड़ भी हो गया,
बस यहीं स्टॉप रख के कार्नोट रेफ्रिजरेटर पढ़ाएंगे।